हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं अपना एसएससी जेई का पीवाईक्यू सेशन, जिसमें हम बात करेंगे आज आपके एक और नए सब्जेक्ट की, जिसमें हम डिस्कस करेंगे आपका डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स। डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स के जितने भी क्वेश्चन आज तक आपके एसएससी जेई एग्जाम में पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चन को यहाँ पर टारगेट किया जाएगा। जैसे कि हमने प्रीवियस में आपके इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग और आरसीसी सब्जेक्ट्स को कवर किया है। अगर आपने अब तक मेरा प्रीवियस सब्जेक्ट्स कवर नहीं किया है तो पहले आप उन सभी प्रीवियस सब्जेक्ट्स को भी कवर कर सकते हैं। हमने क्या किया है कि जो भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में फ्रेम किया गया है, उस क्वेश्चंस को हमने टॉपिक के साथ लिंक किया गया है और जितना भी हो सकता है उस क्वेश्चन से रिलेटेड आपका इंपॉर्टेंट डाटा उसको भी वहां पर हमने डिस्कस किया है। इससे ये बेनिफिट होगा कि जो भी आपका अपकमिंग एग्जाम होगा और उस क्वेश्चन या उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी पॉइंट्स आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उन सभी पॉइंट्स को यहाँ पर बहुत अच्छे से डिस्कस किया गया है और साथ में आपको यहाँ पर पीडीएफ भी दी जाएगी। क्लियर है? पीडीएफ बिल्कुल आपका उसी वे में होगा जिस वे में यहाँ पर हम आपको पढ़ा रहे हैं और साथ साथ में आपको लिखाते जा रहे हैं। अगर आपके पास टाइम है तो आप भी अपना अलग से नोट्स बना सकते हैं। इस नोट्स का जो सबसे बड़ा बेनिफिट यही होगा कि जैसे ही आप डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर के एसएससी जेई के जितने भी पीवाईक्यू कंप्लीट करोगे तो फाइनली आपको एक चीज एनालिसिस हो जाएगी कि सर मेरा कम से कम 60 to 70% पार्ट थ्योरी का भी इन क्वेश्चन के साथ कवर हो जाएगा। तो ऐसे में वो स्टूडेंट जिन्होंने अब तक डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर नहीं पढ़ा है, ये वीडियो उनके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर आपको बेसिक कंसेप्ट से लेकर एडवांस लेवल तक का बताया जाएगा और जिन स्टूडेंट ने थ्योरी पढ़ी है उनके लिए तो ये एक रिवीजन का काम करेंगे। क्लियर है? यहाँ पे हम बात करेंगे आज अपने सबसे पहले आपने चैप्टर 1 की, जहां पे हम देखेंगे अपना मटेरियल एंड स्पेसिफिकेशंस की। डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स का जो आपका इंट्रोडक्टिव पार्ट रहता है, आपका मटेरियल एंड स्पेसिफिकेशंस के जितने भी क्वेश्चन हमारे एसएससी जेई में पूछे गए हैं, उनको यहाँ पर हम कम से कम 2 या 3 पार्ट्स में कवर करने की कोशिश करेंगे। आज मेरा फर्स्ट पार्ट है, जैसे ही आपका फर्स्ट पार्ट कवर हो जाएगा उसके बाद हम सेकंड पार्ट और सेकंड पार्ट के बाद आपका थर्ड पार्ट कवर करेंगे। तो आइए बात करते हैं आज के इस सेशंस के अपने पहले क्वेश्चंस की। तो ये रहा पहला क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन के ऊपर। देखिएगा, क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़िएगा और फिर आप इसका आंसर अच्छे से लगाइएगा। ठीक है? देखिएगा क्वेश्चंस क्या बोल रहा है हमारे पास। क्वेश्चंस बोल रहा है कि रोल्ड स्टील सेक्शंस आर क्लासिफाइड, कि जो हमारे पास रोल्ड स्टील सेक्शन होते हैं उनको क्लासिफाइड किया जाता है एज ए इक्वल एंगल या एज ए अनइक्वल एंगल या एज ए बल्ब एंगल या एज ए ऑल ऑफ दी अबव। कब पूछा गया था? ये पूछा गया था एसएससी जेई 2004 में पूछा गया था। अगर मैं इसका आंसर देना चाहूं तो विद इन 10 सेकंड के अंदर मैं इसका आंसर दे सकता हूं और आपने भी इसका आंसर बहुत अच्छे से अब तक दे दिया गया होगा। आपका सीधा आंसर है सर, इसका आंसर हो जाएगा डी। बिल्कुल सही, ऑल ऑफ दी अबव, यानी कि तीनों ही तीनों क्या है, ये रोल्ड स्टील सेक्शन को क्लासिफाइड किया जाता है एज ए इक्वल एंगल भी और एज ए अनइक्वल और एज ए बल्ब एंगल सेक्शन भी क्लासिफाइड किया जाता है। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि सर इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट क्या है यहाँ पर, तो देखिएगा अगर मैं इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट की बात करता हूं कि सबसे पहले सर ये रोल्ड स्टील सेक्शन होते क्या है। रोल्ड स्टील सेक्शन आपके पास वो सेक्शन होते हैं जो आपके फैक्ट्री मेड प्रोडक्ट होते हैं, जिनको कहां पे बनाया जाता है, आपके फैक्ट्री में बनाया जाता है। जब उनको फैक्ट्री में बनाया जाता है तो इन्हीं रोल्ड स्टील सेक्शन को हम क्या बोल सकते हैं, रोलिंग माइल्स भी बोल सकते हैं। ठीक है? तो देखिएगा यहाँ पर कि जो सर मेरे पास रोल्ड स्टील सेक्शन होते हैं, ये कहां पे प्रिपेयर किए जाते हैं, ये आपके फैक्ट्री में प्रिपेयर किए जाते हैं, जिनको क्या बोला जाता है, रोलिंग माइल्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रोलिंग माइल्स बोला जाता है। ठीक है? अब जो ये रोलिंग माइल्स होता है, यहाँ पे क्या होता है, डिफरेंट टाइप के बनाए जाते हैं। क्या होता है सर यहाँ पर, डिफरेंट टाइप के सेक्शन होते हैं। तो ये भी लिख दीजिएगा, डिफरेंट टाइप के सेक्शन होते हैं। ठीक है? जिनका जो क्रॉस सेक्शन होता है वो क्या होता है सर, डिफरेंट होता है। क्लियर है? ये जब डिफरेंट क्रॉस सेक्शंस के होते हैं तो इनमें कौन कौन से हो सकते हैं आपके पास, तो इनमें हमारे पास कुछ आपके पास एंगल सेक्शन हो सकते हैं सर और कुछ आपके पास चैनल सेक्शन हो सकते हैं। ठीक है? जो बेसिक यूज करते हैं आपके पास क्या हो सकते हैं सर, आपके पास एंगल सेक्शन हो सकते हैं, एंगल सेक्शन हो सकते हैं और सर हमारे पास चैनल सेक्शन हो सकते हैं। कुछ यही जाना आपने, बिल्कुल सही यही देखा सर। क्लियर है? बट आज जो क्वेश्चन से पूछा गया हो किससे रिलेटेड होगा सर, वो आपका एंगल सेक्शन से रिलेटेड होगा। अगर हम बात करते हैं एंगल सेक्शंस की, तो एंगल सेक्शंस भी आपके पास 3 टाइप के होते हैं। अब ये 3 टाइप के कौन कौन से होते हैं जरा देखिएगा।
देखिएगा एंगल सेक्शंस में हम सबसे पहले बात करते हैं आपके कौन से होते हैं सर, आपका इक्वल एंगल सेक्शन होता है। तो आप लिख दीजिएगा सर इक्वल एंगल सेक्शंस, इक्वल एंगल सेक्शन होते हैं। ठीक है, इक्वल एंगल सेक्शन होता है। तो दूसरा आपके पास अनइक्वल भी हो सकता है, अनइक्वल एंगल सेक्शन हो सकता है। और लास्ट में क्या हो सकता है सर, आपका बल्ब एंगल हो सकता है। क्या हो सकता है, बल्ब एंगल हो सकता है। ठीक है, ये तो आपको पता चलेगा कि कौन कौन से हो सकते हैं एंगल सेक्शन में आपके पास। सर इक्वल एंगल सेक्शन हो सकता है, अनइक्वल एंगल सेक्शन हो सकता है और आपका बल्ब एंगल सेक्शन हो सकता है। क्लियर है। अब यहाँ पे ये चीज भी जानना जरूरी है कि सर हम कैसे बताएं कि सर मेरा ये इक्वल एंगल है या अनइक्वल एंगल है या है बल्ब एंगल है। क्लियर है। तो इसके लिए इनका हमें क्रॉस सेक्शन होना जरूरी है। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे आपके इक्वल की बात करेंगे। ठीक है, तो देखिएगा मैं यहाँ पे डायग्राम में बताऊंगा कि डायग्राम में कुछ किस तरह से दिखाई देते हैं। 3 डायग्राम यहाँ पे बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब देखिएगा पहले हम बात करेंगे इक्वल सेक्शन की। अब जो इक्वल एंगल सेक्शन होता है इसमें हम 2 लेग को कनेक्ट करते हैं। क्या करते हैं, 2 लेग को कनेक्ट करते हैं। सर कनेक्ट किसके साथ करते हैं, सर उनको कनेक्ट किया जा सकता है रिवेट के साथ भी कनेक्ट किया जाता है, बोल्ट के साथ भी कनेक्ट किया जा सकता है और वेल्डिंग प्रोसेस के द्वारा भी उनको कनेक्ट किया जा सकता है। तो अगर हम देखते हैं यहाँ पर एक लेंथ ये है और दूसरा लेग ये है, इसको हम लेग बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ मैं इस तरह से बनाने की कोशिश करूंगा, कुछ ये हो जाएगा आपके पास, कुछ हमारे पास यहाँ पे ये हो जाएगा। ठीक है, और कुछ आपके पास कुछ यहां पर ये हो जाएगा, इसको कुछ इस तरह से। ठीक है, ये हमने बना दी है। अब यहाँ पे देखिएगा 2 लेग कही आपने, एक लेग आपकी ये बाहर वाली लेग है और एक आपके पास ये वाली लेग है। हमेशा ये बात भी आपने ध्यान रखना कि जो आपकी आउटस्टैंडिंग लेग होगी, आउटस्टैंडिंग लेग कौन सी हुई है, जो कि आपकी ये वाली मैंने आउटस्टैंडिंग लेग लगाई। तो आउटस्टैंडिंग लेग ये होगी आपके पास जिसकी लेंथ होगी L1, तो जिसको हम लिख देते हैं L1। ये होगी कनेक्टेड लेग जिसकी लेंथ दे दूं मैं L2। ठीक है, उसी तरह से सर यहाँ पे भी होगा, ये होगी सर आपकी आउटस्टैंडिंग लेग जिसकी मैं लेंथ नाम दे देता हूँ सर L1। ये होगी सर आपकी कनेक्टेड लेग जिसको मैं नाम दे देता हूँ सर आपका L2। उसी तरह से जब मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो इसकी भी कुछ इसी तरह से होगी, एक आपका पास L1 होगा और दूसरी आपके पास L2 होगा। क्लियर है, कुछ इसी तरह से हमने देखा है, बिल्कुल इसी तरह से देखा है। अब ध्यान दीजिएगा, इसको हम इक्वल सेक्शन बोले, किसको हम अनइक्वल बोले और किसको हम बल्ब सेक्शन बोले। इक्वल सेक्शन हम कब बोलेंगे कि जब आपका L1 इज इक्वल टू L2 होगा, कि जितना लेग की लेंथ L1 होगी उतनी ही आपकी दूसरे लेग की लेंथ होगी L2। यानी कि अगर हमारे पास L1 इज इक्वल टू L2 रहा तो इसको क्या बोलेंगे, इक्वल एंगल सेक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे सर, इक्वल एंगल सेक्शन बोलेंगे। अगर सर L1 इज नॉट इक्वल टू L2, अगर आपके पास L1 बड़ा है और L2 छोटा है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये अनइक्वल एंगल सेक्शन हुआ, अनइक्वल एंगल हुआ आपके पास। ठीक है, और बल्ब सेक्शंस आपको क्या दिखाई दे रहा है, क्योंकि यह जो टॉप आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ टॉप में किसकी तरह शेप का होता है, ये बल्ब लगा होता है, बल्ब की तरह होता है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, बल्ब एंगल सेक्शन बोलते हैं। अगर मैं इस बल्ब को रिमूव कर दूं, अगर इस बल्ब को आपको एज ए बल्ब शेप नहीं दिखाई देगा टॉप में, तो आपको पास क्या रहेगा, ये एज ए एंगल सेक्शन बोलेंगे। क्लियर है, बट हमने यहाँ पे क्या लगाया है, आपका बल्ब लगाया गया। ठीक है, ये बल्ब क्या करता है कि जो भी आपके पास फ्लेक्सुरल स्ट्रेसेस होती है, एक्सेसिव स्ट्रेसेस होती है, उनको रजिस्ट करता है। कौन सा, आपका ये बल्ब। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि ये कौन सा है, आपका बल्ब एंगल सेक्शन, बल्ब एंगल सेक्शन। ठीक है, सेक्शन लिख दीजिएगा पूरा। सर इस बल्ब का फंक्शन क्या है, ये बल्ब का फंक्शन आपको जानना जरूरी है। तो इसका है टू रजिस्ट, ये क्या करता है, टू रजिस्ट दी फ्लेक्सुरल स्ट्रेसेस, फ्लेक्सुरल स्ट्रेसेस, ये फ्लेक्सुरल स्ट्रेसेस को रजिस्ट करता है, या हम बोल सकते हैं एक्सेसिव स्ट्रेसेस भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, एक्सेसिव स्ट्रेसेस भी हम यहाँ पर इसको बोल सकते हैं। क्लियर है, ये है। और हमेशा याद रखना कि जो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है आपका बल्ब एंगल सेक्शन का, वो सबसे ज्यादा होता है। क्यों होता है, देखिएगा यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा कुछ होगा आपके पास, सपोज कीजिएगा यहाँ पे I XX है,
ये आपके पास आई एक्स एक्स है। तो ऑब्वियस सी बात है आपके यहाँ पे बल्ब का भी कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, बिल्कुल सही, जिसको मैं क्या बोल सकता हूँ, आई एक्स एक्स वन डैश बोल सकता हूँ, आई एक्स एक्स डैश बोल सकता हूँ। और इनके बीच का जो डिस्टेंस है उसको मैं क्या बोल देता हूँ सर, आपके पास ये मेरे पास हो जाएगा वाई हो जाएगा, ये हो जाएगा सर y हो जाएगा। तो अगर मैं इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूं तो आई एक्स एक्स क्या हो जाएगा सर, आपके पास आई एक्स एक्स हो जाएगा आपका बल्ब का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसको बोलेंगे हम आई एक्स एक्स डैश प्लस आपके बल्ब का एरिया इनटू इनटू ये डिस्टेंस y का स्क्वायर, y का स्क्वायर। तो इससे क्या मिला आपके पास कि जो हमारे पास बल्ब सेक्शन होता है, एंगल सेक्शन होता है, उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो क्या होता है, ज्यादा होता है। अब जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होता है तो इसका मोस्टली यूज कहां करते हैं, इसका आप शिप इंडस्ट्रीज में करते हैं, ठीक है। तो ये भी आप लिख सकते हैं मोस्टली यूज्ड इन शिप इंडस्ट्री, मोस्टली यूज्ड इन शिप इंडस्ट्री में किया जाता है, ठीक है। तो ये एडिशनल पॉइंट है जो आपको बताना काफी इंपॉर्टेंट था। क्वेश्चंस करना कोई बड़ी बात नहीं है, क्वेश्चंस का जो कंसेप्ट है उसको समझना आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्लियर है। तो यहां से आपको ये फंडा भी क्लियर हुआ कि सर इक्वल एंगल सेक्शन कब होगा, अनइक्वल एंगल सेक्शन कब होगा, और आपके पास बल्ब एंगल सेक्शन क्या होगा। थर्ड क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट कि सर इनकी रिप्रेजेंटेशन किस तरह से की जाती है। देखिएगा जब भी हम यहाँ पर इक्वल सेक्शंस की बात करते हैं तो इसकी जो रिप्रेजेंटेशन का जो तरीका है वो यहाँ पर मैं बता देता हूँ, यहाँ पे हम बना देते हैं इसका रिप्रेजेंटेशन का तरीका, ठीक है। इसका रिप्रेजेंटेशन का तरीका होता है जैसे हम मैं इक्वल की बात करता हूं तो ISA इंडियन स्टैंडर्ड एंगल सेक्शन ये हो जाएगा आपके पास 40 इंटू 6 हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं अनइक्वल की तो ये हो जाएगा आपके पास इंडियन स्टैंडर्ड एंगल सेक्शन 40 इंटू आपके पास 25 इंटू 6 हो जाएगा आपके पास, क्लियर है। कुछ इस तरह से बल्ब एंगल सेक्शन भी कुछ इसी तरह से आपका होता है। देखिएगा अगर हम बात कर रहे हैं सर इसकी कि जो आपका ये फर्स्ट है ये IS से क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आपको कोड रिप्रेजेंट कर रहा है। IS इंडियन स्टैंडर्ड हो गया, A हो गया आपके पास एंगल, 40 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपको, L1 रिप्रेजेंट कर रहा है, L1 रिप्रेजेंट कर रहा है। L2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जो सेकंड है ये आपके पास L2 रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस केस में क्या है, L1 इज इक्वल टू L2 है, बिल्कुल L1 इज इक्वल टू L2 है। तो इसको हमने क्या बोला, इक्वल एंगल सेक्शन। तो इसकी कुछ ना कुछ क्या होगी सर, यहाँ पर थिकनेस भी होगी T। तो 6 क्या है यहाँ पर सर मेरे पास, T होगी थिकनेस, क्लियर है। उसी तरह से हम बात करते हैं अनइक्वल एंगल सेक्शंस की। अनइक्वल एंगल सेक्शंस के अंदर क्या देखा गया है वो देखिएगा, वही बात IS का मतलब है इंडियन स्टैंडर्ड, A का मतलब एंगल सेक्शन। अब ये जो 40 है ये आपके पास L1 है, ये वाली लेग है आपके पास L1। अब जो ये 25 है ये आपके पास क्या है सर, ये L2 है, और 6 क्या है हमारे पास, T है। T बोले तो थिकनेस है। तो यहां से भी तो आपको ये पता चल रहा है कि L1 है सर वो 40 mm का है, और जबकि L2 है वो आपके पास कितने mm का है, 25 mm का। तो कंडीशन बनी कि L1 does not equal to L2, क्लियर है। ऑब्वियसली बात है L1 आपका क्या होगा, आपके L2 से बड़ा होगा। तो ये आपका रिप्रेजेंटेशन का तरीका भी यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है, क्लियर है। कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपका। इसकी पीडीएफ आपको मैं दे दूंगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको क्या कर दूंगा, मैं यहाँ पर अपने टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा। जैसे ही आप टेलीग्राम पे क्लिक करोगे तो वहां पे आपको ये पीडीएफ इजीली मिल जाएगी, क्लियर है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की। नेक्स्ट क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिएगा क्वेश्चंस क्या बोल रहा है कि फॉर ए स्टील कंस्ट्रक्शन वेयर सेकेंडरी इफेक्ट्स आर कंसीडर। आज क्या है, सेकेंडरी इफेक्ट कंसीडर किए जा रहे हैं। और सेकेंडरी इफेक्ट्स में कौन कौन से आते हैं, जैसे आपका श्रिंकेज का इफेक्ट कंसीडर किया जा रहा है, आपका क्रीप का इफेक्ट कंसीडर किया जाता है, जो कैसे है हमारे पास टाइम डिपेंडेंट है, यानी कि लॉन्ग फिनोमिनन प्रोसेस है, क्लियर है। जो लंबे समय के बाद अकर्स होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी इफेक्ट बोलते हैं, क्लियर है। विदाउट विंड और अर्थक्वेक लोड द परमिसिबल स्ट्रेस ऑन द मेंबर और कनेक्शन एज स्पेसिफाइड मे बी एक्सीड बाय, क्लियर है। देखिएगा यहाँ पे क्या बोला है कि सेकेंडरी इफेक्ट, इसके दो केस बनते हैं। दो केस, पहला केस कौन कौन सा बनता है, देखिएगा आपके पास सेकेंडरी इफेक्ट है, सेकेंडरी इफेक्ट है, बट कैसा है आपके पास, विदाउट विंड एंड अर्थक्वेक है, विदाउट विंड एंड अर्थक्वेक है। अर्थक्वेक को मैं EQ लिख रहा हूं। तो उस कंडीशंस में जो मेरा परमिसिबल स्ट्रेसेस रहेगा वो क्या रहेगा, वो देखिएगा उस कंडीशंस में हमारा परमिसिबल स्ट्रेसेस जो रहेगा, परमिसिबल स्ट्रेस जो रहेगा
मेंबर्स के लिए और कनेक्शंस के लिए, दोनों की बात करेंगे यहाँ पर, मेंबर्स के लिए और कनेक्शंस के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे जब हम कनेक्शंस की बात करते हैं तो कनेक्शंस में क्या क्या आएगा भाई, देखिएगा कनेक्शंस में हम बात करेंगे, आपके रिविट भी हो सकता है, रिविट भी हो सकता है, आपका वोल्ट भी हो सकता है और आपका वेल्डिंग भी हो सकता है। ठीक है, एंड आपका इन तीनों का क्या हो सकता है सर, कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, इन तीनों का क्या हो सकता है, कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो इस केस में जो मेरी परमिसिबल स्ट्रेस की जो वैल्यू है वो 25% क्या कर दी जाती है, इंक्रीज कर दी जाती है। क्लियर है, ये बात आपको याद रखना। क्लियर है, आज क्या बोल रहा है, यही केस है, विदाउट विंड और अर्थक्वेक है, विदाउट विंड और अर्थक्वेक है तो उस समय कितना इंक्रीज करेंगे हम, 25%। तो ना तो 33 रहेगा आपके पास, 33 विनिंग 40 विनिंग, तो आपका आंसर क्या रहेगा सर, आपके पास ए रहेगा। ये मेरा ए केस है। ठीक है, अब बी केस भी देख लेते हैं। जो बी केस बनेगा वो देखिएगा कि सर आपका सेकेंडरी इफेक्ट है, आपका सेकेंडरी इफेक्ट है विद विंड और अर्थक्वेक, विंड एंड अर्थक्वेक, EQ लिख देता हूं। ठीक है, तो उस कंडीशंस में जो हमारी परमिसिबल स्ट्रेसेस होगी, उस कंडीशंस में जो हमारी परमिसिबल स्ट्रेस जो होगी वो आपकी मेंबर और कनेक्शंस के लिए डिफरेंट होगी, मेंबर और कनेक्शंस के लिए क्या होगी, आपकी डिफरेंट होगी। क्लियर है, ये बात ध्यान रखना है सर, मेंबर के लिए क्या होगी और आपके कनेक्शंस के लिए क्या होगी। क्लियर है, मेंबर्स के लिए हमारे पास ये 33% इंक्रीज की जाएगी, जबकि कनेक्शंस के लिए 25 सेम रहेगी। कनेक्शंस के लिए कितनी रहेगी सर हमारे पास, इसको 25% इंक्रीज कर दिया जाएगा परमिसिबल स्ट्रेसेस को, और मेंबर्स के लिए कितना सर आपका 33.33% इंक्रीज किया जाएगा। क्लियर है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मेंबर और कनेक्शंस के लिए सेम था, कब, जब आपका क्या हो, सेकेंडरी इफेक्ट हो, बट वहां पे विंड और अर्थक्वेक का इफेक्ट कंसीडर नहीं किया जा रहा है, बट जब किया जा रहा है तो उस कंडीशंस में आपकी डिफरेंट रहेगी। क्लियर है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे अगर मैं कनेक्शंस की बात करता हूं तो कनेक्शंस आपके पास क्या हो सकते हैं, कनेक्शन सर हमारे पास रिविट हो सकते हैं, आपके पास वोल्ट हो सकते हैं, आपके पास क्या हो सकता है सर, वेल्डिंग हो सकता है, वेल्डिंग हो सकता है, और आपके पास इन तीनों का कॉम्बिनेशन हो सकता है, इन तीनों का कॉम्बिनेशन हो सकता है। क्लियर है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो इसका जो मेरे पास राइट आंसर आ गया है वो आपके पास क्या है, ए है, ए फॉर अंबाला। क्लियर है, अब मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि ए प्लेट यूज फॉर कनेक्टिंग 2 और मोर स्ट्रक्चरल मेंबर, कि जब हम 2 और 2 से ज्यादा स्ट्रक्चरल मेंबर्स को कनेक्ट करते हैं तो ईच अदर, उसको क्या बोला जाता है, क्या सर उसको टेम्पलेट बोला जाता है, क्या उसको बेस प्लेट बोला जाता है, या उसको घसट प्लेट बोला जाता है, तो उसको क्या बोला जाता है सर, उसको घसट प्लेट बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम घसट प्लेट के बारे में लिख लेते हैं, क्या लिख रहे हैं सर हम, घसट प्लेट। ठीक है, घसट प्लेट क्या है, घसट प्लेट, ए प्लेट यूज्ड कनेक्टिंग 2 or more structural member intersecting to each other, उसको क्या बोला जाता है, उसको घसट प्लेट बोला जाता है। अब घसट प्लेट में जो कनेक्शन दिए जाते हैं वो एज ए परमानेंट दिए जाते हैं, ये पॉइंट भी याद रखना है कि जो घसट प्लेट में जो हम फास्टनिंग करते हैं वो क्या करते हैं, एज ए परमानेंट करते हैं। ठीक है, अब जो यहाँ पे फास्टनर मतलब कनेक्शन, कि उनको कैसे कनेक्ट किया जाता है, जो यहाँ पे फास्टनिंग की जाती है आपके पास वो एज ए रिविट की जाती है, एज ए रिविट की जाती है, एज ए बोल्ट की जा सकती है, एज ए आपके पास वेल्डिंग की जा सकती है, और आपके पास तीनों भी हो सकता है, और हमारे पास कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, कॉम्बिनेशन
ठीक है, वो आपके पास कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। क्लियर है? ये तो हुआ आपके पास गसेट प्लेट। टेम्पलेट आपके पास कोई भी आप स्ट्रक्चरल स्टील मेंबर में टेम्पलेट यूज नहीं करते हैं किसी भी डिजाइन के अंदर भी, तो यहाँ पर सी इसका राइट आंसर हो गया है। बट हम यहाँ पर बेस प्लेट भी देख लेते हैं। बेस प्लेट कब यूज की जाती है? बेस प्लेट भी आपके पास एक स्लैब का काम करती है। कब काम करती है? कि जब आपका कॉलम आपकी फाउंडेशन के साथ कनेक्ट होता है तो उसके बीच में हम क्या प्रोवाइड करते हैं? आपका बेस प्लेट प्रोवाइड करते हैं कि जो भी कॉलम के ऊपर लोड आ रहा होगा वो लोड कहां पे ट्रांसफर होगा? आपका कॉलम से आपके बेस प्लेट पे होगा और बेस प्लेट से आपके फाउंडेशन पे होगा। जैसे कि कैसे दिखता है ये भी दिखेगा। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे किसकी? सेकंड आपके पास बेस प्लेट की। बेस प्लेट, ठीक है, तो यहां पे हम बना ले, पहले मैं लिख लेता हूं फिर हम डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, बेस प्लेट क्या होती है? कनेक्ट ए कॉलम विद आरसीसी फाउंडेशन। इसका यूज्ड फॉर कनेक्टिंग कॉलम टू आरसीसी फाउंडेशन। ठीक है, कि जब भी हम कॉलम को आरसीसी फाउंडेशन के साथ कनेक्ट करते हैं तो विद द हेल्प ऑफ बेस प्लेट करते हैं। क्लियर है? ये आपका फंडा क्लियर हो गया होगा। देखते हैं डायग्राम में सर, ये आपके पास क्या होगा? ये आपके पास मान लेते हैं ये फाउंडेशन है। फाउंडेशन के बाद हमने क्या रखा सर? आपका ये बेस प्लेट रख दिया है। ये क्या है सर? आपका बेस प्लेट है। ठीक है, बेस प्लेट के बाद आपने क्या रखा सर? आपका एक वर्टिकल कंपोनेंट है, ये आपका कॉलम हो गया है। क्लियर है? तो ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे अगर मैं लिखना चाहूं तो ये हो गया सर आपका कॉलम हो गया है। ठीक है, और ये हो गया सर मेरे पास दैट इज बेस प्लेट हो गया है। ठीक है, और ये हम बात कर लेते हैं किसकी? ये हो गया आपके पास दैट इज फाउंडेशन हो गया है। क्लियर है? ये बात आपको ध्यान रखनी है। बट अगर हम गसेट प्लेट की बात करते हैं तो गसेट प्लेट कुछ किस तरह से होता है कि मान लेते हैं आपके पास कुछ है स्ट्रक्चरल मेंबर है और यहाँ पे हमने क्या किया है कुछ, और कुछ यहाँ पर आपको गसेट प्लेट कुछ इस तरह से, ये क्या है? गसेट प्लेट है। ये क्या है? गसेट प्लेट है। अब मान लेते हैं ये आपके पास मेन प्लेट है, ये मेन प्लेट है और मेन प्लेट के साथ आपने ये क्या कनेक्ट किया है? दैट इज गसेट प्लेट कनेक्ट किया है। ठीक है, अब गसेट प्लेट के साथ क्या किया सर? आपने कोई डिफरेंट मेंबर आपस में कनेक्ट किए हैं। जैसे कि आप देख लीजिएगा यहाँ पर, यहाँ पे कुछ इस तरह से कनेक्ट किए हैं। ठीक है, थ्योरी वाले लेक्चर्स में मैंने आपको इसका प्रॉपर डायग्राम दिखाया है भाई। ठीक है, कुछ इस तरह से। अब इन मेंबर्स को कनेक्ट किया जाता है किससे? ये आपका स्टील की प्लेट है, ये भी स्टील प्लेट है या मेंबर से, इनको गसेट प्लेट के साथ जब कनेक्ट किया जा रहा है तो किसकी हेल्प से करेंगे? हम कुछ रिविट और बोल्ट की मदद से कनेक्ट करेंगे कुछ इस तरह से। क्लियर है? तो इसको हम क्या बोलेंगे? आपका गसेट प्लेट बोलेंगे और इसको हम अपना बेस प्लेट बोलेंगे। क्लियर है? उसके बाद आता है आपके पास एंकर प्लेट। उसके बाद थर्ड जो हम देखते हैं दैट इज एंकर प्लेट। ये भी आप नोट डाउन कर सकते हैं, एंकर प्लेट। यहां से क्वेश्चन तो नहीं पूछा जाता है बट आपको ये पता होना चाहिए कि जो एंकर प्लेट होता है इसका यूज हम कहां करते हैं? इसका यूज आप सपोर्टिंग केबल में करते हैं। कहां करते हैं सर? सपोर्टिंग केबल में। इसका जो यूज है, यूज्ड फॉर सपोर्टिंग केबल में करते हैं। ठीक है, ये भी आपको यहां पर क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन को बिल्कुल इसी वे में आपने कवर करना है। अब हम बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है कि ए बीम इज डिफाइंड एज स्ट्रक्चरल मेंबर सब्जेक्टेड टू। देखना, जब भी हम बात करते हैं बीम की तो बीम क्या है? हमारे पास एक वन डायमेंशनल मेंबर है। बीम में क्या होता है? बीम की जो लेंथ होती है वो बहुत ज्यादा होती है एज कंपेयर टू विड्थ और एज कंपेयर टू डेप्थ होती है। क्लियर है? बट यहाँ पे मैं इसको एक कंपैरिजन की फॉर्म में आपको बताने की कोशिश करूंगा कि एक बीम होता है आपके पास और एक आपके पास बार होता है। इन दोनों को समझिएगा। ठीक है, एक क्या होता है सर हमारे पास? एक हमारे पास बीम होता है और दूसरा सर आपके पास क्या होता है? बार होता है। ठीक है, डायग्राम से देखिएगा। बीम में हम बात कर लेते हैं, मान लेते हैं मेरे पास एक सिंपली सपोर्टेड बीम है और यहाँ पे मेरे पास एक बार है। ठीक है, और बार जो है आपके पास एज ए किस तरह की बिहेव कर रहा है? आपके पास एज ए कैंटिलीवर बीम की तरह मान लेते बिहेव कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा? कुछ ना कुछ यूडीएल का इफेक्ट भी कंसीडर किया जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ इसकी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस भी होगी, क्योंकि अगर इस सेक्शंस को मुझे दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड करना है तो उस एक्सिस को क्या बोल सकते हैं हम? दैट इज लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस बोलेंगे।
क्लियर है। अब बीम में क्या आता है आपके पास, हमेशा बीम में आपके पास हमेशा ट्रांसवर्स लोडिंग आती है, ये बात आप ध्यान रखना है। देखना, ए बीम इज सब्जेक्टेड टू ए बीम इज सब्जेक्टेड टू ट्रांसवर्स लोडिंग। ठीक है, बीम में क्या आता है आपके पास, ट्रांसवर्स लोडिंग आता है। बट जब हम बात करते हैं आपकी किसकी, बार की, तो बार इज सब्जेक्टेड टू एक्सियली लोडिंग। तो ये भी लिख दीजिएगा आप, ए बार इज सब्जेक्टेड टू एक्सियली लोडिंग। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे मान लेते हैं ये बार का सीजी है आपके पास। अगर बार का सीजी और आपका यहाँ पे जो भी एक्सियल लोड होगा, अगर वो एक ही पॉइंट पे क्या कर रहे हैं, कोइंसाइड कर रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सियली लोडिंग बोलेंगे। बट अगर वहां पे लोड जो एक्ट हो रहा है वो उसके सीजी से अवे हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इसेंट्रिक एक्सियली लोडिंग बोलेंगे। क्लियर है। तो ये दो क्वेश्चन है जो एग्जाम के अंदर अक्सर पूछे जाते हैं कि जो बीम होता है, बीम इज सब्जेक्टेड टू ट्रांसवर्स लोडिंग आती है, जबकि बार इज सब्जेक्टेड टू एक्सियल लोडिंग आती है। जब उसके अंदर ट्रांसवर्स लोडिंग आती है तो ऑब्वियसली बात है आपका बीम क्या करने की कोशिश करेगा सर, बैंड करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे क्या आएगा सर, आपका बेंडिंग आएगा। ठीक है, अब जब बेंडिंग आएगी तो कौन सी बेंडिंग आएगी सर आपके पास, यहाँ पर सैगिंग बेंडिंग आएगी। कैसी आएगी सर, सैगिंग बेंडिंग आएगी आपके पास। ठीक है, ये पॉइंट्स है, आप ऑलरेडी जानते हो इन पॉइंट्स को। जब सैगिंग बेंडिंग आएगी तो टॉप में क्या रहेगा आपके पास, नॉर्मल कंप्रेसिव स्ट्रेस रहेगा। बिल्कुल सर, नॉर्मल कंप्रेसिव स्ट्रेस आएगा। ठीक है, बट जब हम बात करते हैं उसके बॉटम पे, तो उसके बॉटम में क्या आएगा सर, आपका बॉटम में आएगा सर नॉर्मल टेंसाइल स्ट्रेस आएगा, नॉर्मल टेंसाइल स्ट्रेस आएगा। ठीक है, ये पॉइंट्स भी आप ध्यान रखना है। क्लियर है। तो हमेशा अगर पूछा जाएगा कि ट्रांसफर लोडिंग में क्या आता है आपका, हमेशा बेंडिंग रजिस्ट करता है, और बेंडिंग भी कौन सा, सैगिंग बेंडिंग। ठीक है, जिसके टॉप में क्या आता है आपका नॉर्मल कंप्रेसिव स्ट्रेसेस, जबकि बॉटम में क्या लाई करता है आपका नॉर्मल टेंसाइल स्ट्रेसेस लाई करता है। क्लियर है। अगर हम बार की बात करते हैं तो जो बार होता है, बार इज सब्जेक्टेड टू एक्सियली लोडिंग ओनली। ठीक है, तो एक्सियली लोडिंग ओनली बोल देता हूं। क्लियर है। और बीम की एक खास बात है कि इट इज ए वन डायमेंशनल, इट इज वन डायमेंशनल। ये क्या होता है सर आपके पास, वन डायमेंशनल होता है। वन डायमेंशनल कह सकते हैं आप इसको, जिसकी जो लेंथ होती है, लेंथ इज मच मोर देन इज विड्थ एंड डेप्थ। क्लियर है। ये पॉइंट्स भी आपके लिए क्या है, काफी इंपॉर्टेंट है। क्लियर है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा कि एक बीम इज डिफाइंड एज स्ट्रक्चरल मेंबर इज सब्जेक्टेड टू एक्सियली लोडिंग। अगर एक्सियली लोडिंग हुआ तो उसको वो तो बीम नहीं होता, वो क्या होता है सर आपका बार होता है। क्लियर है। ट्रांसवर्स लोडिंग की बात कर रहा है तो बिल्कुल ट्रांसफर लोडिंग है आपका एज ए बीम सब्जेक्टेड टू ट्रांसफर लोडिंग। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया सर, बी यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन हो गया है। क्लियर है। अब मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। The method of design of steel formwork for greatest rigidity and economy in weight। कि आपके पास यहाँ पे कुछ डिजाइन ऑफ स्टील फॉर्मवर्क के मेथड दिए गए हैं, और उन मेथड में से आपको ये बताना है कि सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है एज ए रिजिडिटी और एज ए इकोनॉमी ऑफ वेट, यानी कि बाई वेट सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कुछ मेथड ऑफ डिजाइन ऑफ स्टील फॉर्मवर्क की, मेथड ऑफ डिजाइन ऑफ स्टील फ्रेमवर्क की, तो कौन कौन से होते हैं वो देखिएगा आपके पास। स्टील फ्रेमवर्क कुछ आपके पास बेसिकली 3 मेथड होते हैं, और तीनों ही मेथड से काफी बारी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके पास, जिसमें हम सबसे पहले बात करते हैं आपके पास सिंपल डिजाइन मेथड। सिंपल डिजाइन मेथड होता है। ठीक है, सिंपल डिजाइन मेथड। जब हम सिंपल डिजाइन मेथड की बात करते हैं तो ये मेथड किस पे बेस्ड है, दिस मेथड इज बेस्ड ऑन इलास्टिक थ्योरी। ये पॉइंट्स है आपके पास, दिस मेथड इज बेस्ड ऑन इलास्टिक थ्योरी पे बेस्ड है। इलास्टिक थ्योरी पे क्या है आपका, ये बेस्ड है। और दूसरा क्या है सर यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो मेथड है आपका मोस्ट अनइकोनॉमिकल है। दिस मेथड इज मोस्ट
अनइकोनॉमिकल, ठीक है। और जो यहाँ पे जो भी मेंबर्स होते हैं वो वर्चुअली कैसे होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं। मेंबर जो होते हैं यहाँ पर वो कैसे होते हैं आपके पास, वर्चुअली फ्लेक्सिबल होते हैं। मतलब पूरी तरह से वो क्या नहीं होते सर, वो रिजिड नहीं होते, फ्लेक्सिबल होते हैं। क्लियर है। तो अगर हम बात करते हैं आपके सिंपल डिजाइन मेथड की, तो सिंपल डिजाइन मेथड क्या है, ये सर आपका इलास्टिक थ्योरी पे बेस्ड है। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड मेथड क्या है, ये अनइकोनॉमिकल मेथड है। और तीसरा है कि जो भी यहाँ पे मेंबर्स आपके कनेक्ट होते हैं वो कैसे होते हैं सर, वो वर्चुअली फ्लेक्सिबल होते हैं। क्लियर है। अब हम बात करते हैं आपके सेकंड मेथड्स की। सेकंड मेथड्स में हम देखेंगे यहाँ पर, ये तो था आपका सिंपल डिजाइन मेथड। सेकंड मेथड कौन सा होता है, सेमी रिजिड मेंबर मेथड। सेकंड होता है सेमी रिजिड मेथड, ठीक है। अब ये सर सेमी रिजिड मेथड कौन सा होता है, एक तो ये होता है और तीसरा होता है आपके पास फुली रिजिड मेथड। फुली रिजिड मेथड होता है, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट है तीनों ही मेथड। अब देखिएगा, जब भी हम बात करते हैं सेमी रिजिड मेथड की, तो सेमी रिजिड मेथड में क्या होता है कि जो भी आपके पास यहाँ पर जो सपोर्ट कंडीशंस होती है वो कैसी होती है, वो पार्शियली फिक्सिडिटी होती है। यहाँ पे दिखेगा कि जो भी आपके पास सपोर्टिंग कंडीशन होती है, सपोर्टिंग कंडीशन होती है वो कैसी होती है सर, पार्शियली फिक्सिडिटी होती है। पूरी तरह से फिक्स नहीं होते हैं, फिक्सिडिटी होते हैं। बट अगर हम बात करते हैं फुली रिजिड की, तो फुली रिजिड कब कहेंगे, जब वो क्या होंगे सर, फुली क्या होंगे, फिक्सिडिटी होंगी। वहां पर फुली क्या होंगे सर, वो आपके पास फिक्सिडिटी होंगी। क्लियर है, ये बात आपको ध्यान रखना है। इसका मतलब क्या है कि वहां पे जो एंड कनेक्शन होंगे वो आपके फुली रिजिड होंगे। तो यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि जो सर एंड कनेक्शन होंगे, एंड कनेक्शन होंगे वो कैसे होंगे सर आपके पास, वो हमारे पास फुली रिजिड होंगे, ठीक है। बट अगर हम बात करते हैं सेमी रिजिड मेथड में, तो वहां पे जो एंड कनेक्शन होंगे वो आपके पास फुली रिजिड नहीं होंगे, सपोर्टिंग वो पार्शियली फिक्सिडिटी होंगी। क्लियर है। अब सेकंड अगर हम बात करते हैं, बट सेमी रिजिड मेथड का कंपेयर अगर हम सिंपल डिजाइन मेथड से करते हैं, तो ये क्या है सर आपके पास, इकोनॉमिकल है। दिस मेथड इज इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल एज compared to simple design method, simple design method। क्लियर है, ये पॉइंट्स ध्यान रखना है। बट जब हम बात करते हैं फुली रिजिड मेथड की, तो फुली रिजिड मेथड क्या है आपके पास, ये आपके पास बाई वेट इकोनॉमिकल है। दिस मेथड इज बाय वेट इकोनॉमिकली है। तो आपसे बाई वेट की पूछा है, तो बाई वेट में क्या होगा आपका आंसर, फुली रिजिड डिजाइन मेथड होगा। क्लियर है। तो आपका राइट आंसर क्या आ गया सर, यहाँ पर सी आपका राइट आंसर हो गया है। क्लियर है। तो तीनों के तीनों मेथड जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकते हैं, उनको हमने बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया है। क्लियर है। मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। देखिएगा क्या बोल रहा है, क्वेश्चंस बोल रहा है द परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस इन स्टील। तो हमने जब आरसीसी कवर किया था, तो वहां पर मैंने परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस इन कंक्रीट बताया था। यहाँ पे क्या है, परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस इन स्टील है। यहाँ पे जो आपका परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस इन स्टील है वो कितना होता है आपके पास, 1890 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं द परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस in steel is taken as 1890 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। क्लियर है। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो गया है सर, आपका बी यहाँ पे राइट आंसर हो गया है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द हेवीएस्ट आई सेक्शन फॉर द सेम डेप्थ इज। आपको बता रहा है कि सबसे हेवीएस्ट सेक्शन कौन सा होता है अगर उन सारे आई सेक्शन की डेप्थ को अगर हम सेम कर दें। तो सबसे पहले तो आपको ये चीज क्लियर होना चाहिए कि आई सेक्शन को कितने टाइप के आई सेक्शन होते हैं। ठीक है, यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ आई सेक्शन होते हैं। क्या होते हैं सर आपके पास, डिफरेंट टाइप ऑफ आई सेक्शन
और ये जो आई सेक्शन होते हैं ये आपके पास एज ए रोल्ड सेक्शन होते हैं, यानी कि आपके पास एज ए फैक्ट्री मेड प्रोडक्ट होते हैं जिनको हम रोलिंग माइल्स बोलते हैं। क्लियर है, ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। अब ये कौन कौन से होते हैं डिफरेंट टाइप्स के, तो देखिएगा इनका जो नेमन है वो आपको याद रखना है। इसमें हम बात करेंगे सबसे पहले इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर बीम। देखिएगा आईएस क्या हो गया, इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर बीम, बीम को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, बी से रिप्रेजेंट करेंगे। उसी तरह से आएगा आपके पास इंडियन स्टैंडर्ड, एल से हो गया लाइट बीम, ठीक है। उसी तरह से इंडियन स्टैंडर्ड, एम से हो गया मीडियम बीम। उसी तरह से इंडियन स्टैंडर्ड डब्ल्यू, डब्ल्यू से होगा वाइड फ्लैंज बीम। और उसी तरह से हो गया आपके पास इंडियन स्टैंडर्ड हैवी बीम। क्लियर है, तो अगर हम इनके नाम लिखना चाहें तो आपको नाम भी पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत बारी क्या होता है आपकी नाम भी पूछे जाते हैं कि सर इनका नाम क्या है। क्लियर है, टोटल कितने टाइप के आई सेक्शन होते हैं आपके पास, 5 टाइप के आई सेक्शन होते हैं, ठीक है। तो देखिए कौन कौन से होते हैं आपके पास। एक होता है सर इंडियन स्टैंडर्ड, इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर बीम, एक होता है आपके पास जूनियर बीम, और दूसरा होता है सर इंडियन स्टैंडर्ड लाइट बीम। मैं शॉर्ट में ही लिख रहा हूं, ठीक है, लाइट बीम। और उसी तरह से सर इंडियन स्टैंडर्ड स्टैंड ए एन करके एन भी लिख देता हूं, ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम बीम, इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम बीम। और उसके बाद इंडियन स्टैंडर्ड वाइड फ्लैंज बीम, इंडियन स्टैंडर्ड वाइड फ्लैंज बीम, ठीक है। और ये होता है आपके पास इंडियन स्टैंडर्ड हैवी बीम, इंडियन स्टैंडर्ड हैवी बीम, ठीक है। अगर अब सपोज कीजिएगा अगर इन सभी बीमों की अगर हम डेप्थ को क्या करते हैं, सेम कर दें, और फिर एनालिसिस करें कि सर कौन सा बीम यहाँ पर सबसे हैवीएस्ट बीम है, तो आप उसको नाम से भी बता सकते हैं। नाम से कैसे, देखिएगा यहाँ पे सबसे पहले बोला है उसने लाइट बीम, तो लाइट बीम होगा तो लाइट वेट का होगा। क्लियर है, उसके बाद इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम बीम तो मीडियम वेट का होगा। उसी तरह से अगर हम बात करेंगे आपके ISHB की बोले तो इंडियन स्टैंडर्ड हैवी बीम। अब एच से भी आप मान सकते हैं हैवी, तो कैसा होगा सेक्शन आपके पास, हैवीएस्ट होगा। उसी तरह से इंडियन स्टैंडर्ड आपका वाइड फ्लैंज बीम। क्लियर है, तो यहाँ पे आपके पास अगर आपके पास क्या कर दी जाए, आपके पास इफ ऑल दी आई सेक्शन, if all the I section has same depth, सभी की डेप्थ को अगर सेम किया जाएगा तो जो हमारे पास इंडियन स्टैंडर्ड एच बीम, इंडियन स्टैंडर्ड हैवी बीम, वो सबसे क्या होगा आपके पास, सबसे हैवीएस्ट आई सेक्शन होगा, द हैवीएस्ट आई सेक्शन, हैवीएस्ट आई सेक्शन होगा। क्या होगा सर आपके पास, सबसे हैवीएस्ट आई सेक्शन होगा। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपके पास क्या हो जाएगा सर, सी इसका राइट आंसर हो गया है। क्लियर है, अब मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिएगा कि स्टैंडर्ड लोड्स आर गिवन, तो यहाँ पे जो स्टैंडर्ड लोड है उसका कोड कौन सा है, IS 885 है या IS 1375 है, IS 675 है या IS 875 है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि कोई भी कोड हो, जैसे हम यहाँ पे स्टील स्ट्रक्चर्स का कोड की बात कर लेते हैं कि एक होता है आपके पास IS 800 1984, ये आपका ओल्ड वर्जन है, और एक होता है सर आपके पास IS 800 आपका 2007 होता है। क्लियर है, अब देखिएगा जिन भी स्टूडेंट की डिग्री 2007 से पहले हुई है उसने किस कोड की स्टडी की होगी सर, आपकी IS 800 1984। जो आपका IS 800 1984 ये बेस था आपके पास, किस पे बेस था सर, ये बेस था WSM पे बेस था, ठीक है। बट जब हम बात करते हैं IS 800 2007 की, तो ये सर किस पे बेस था, तो ये बेस था आपके पास सर लिमिट स्टेट मेथड पे बेस था। क्लियर है, ये पॉइंट्स क्लियर हो जाने चाहिए। अब यहाँ पे जो सबसे पहला क्वेश्चन उठता है कि जो सर यहाँ पर ये जो इसका फर्स्ट नंबर है वो क्या इंडिकेट करता है, IS, ये इंडिकेट करता है आपको कंट्री नेम या कंट्री कोड। तो यहाँ पे आप इंडिया में रह रहे हो तो IS बोले इंडियन स्टैंडर्ड, ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड। बट अगर हम बात करते हैं कि सर ये 800 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 800 आपको वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि जिस सब्जेक्ट्स की आप स्टडी कर रहे हो या जिस टॉपिक को आप
प्रॉपर तरीके से स्टडी कर रहे हैं उसकी वहां पे पूरी की पूरी जो जानकारी मिलेगी वो उस नंबर में मिलेगी। जैसे यहाँ पे हम लोड की बात कर रहे हैं तो लोड का जितना भी हमारे पास पूरी की पूरी स्पेसिफिकेशंस या डिटेल्स है वो हमें कहाँ मिलेंगी, वो आपको नंबर 800 में मिलेगी। ठीक है, और 1984 आपका वो ईयर होता है जिस ईयर में क्या किया गया है, उसको या तो पब्लिश किया गया होगा या उसको रिवाइज किया गया होगा। तो यहाँ पे तो इसको पब्लिश किया गया है। इसका जो रिवाइज्ड ईयर आया था वो कब आया था, वो 2007 के अंदर आया था। क्लियर है। तो अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे लोड के कोड की, कि जो लोड का जो कोड है, यहाँ पर लोड का कोड कौन सा है सर आपके पास, तो सर वो है IS 875 है। क्या है सर, IS 875 है। तो पहला ही आंसर आपको मिल गया है सर, इसका आंसर क्या है, डी, IS 875। अब जो IS 875 है इसके कितने पार्ट है सर, टोटल 5 पार्ट है। पार्ट 1 है, फिर पार्ट 2 है आपके पास, फिर पार्ट 3 है आपके पास, फिर पार्ट 4 है आपके पास, और ये पार्ट 5 है। पांचों के पांचों पार्ट्स आपको यहाँ पे प्रॉपर वे में लर्न होने चाहिए। ठीक है, पार्ट फर्स्ट हो गया आपके पास, पार्ट फर्स्ट है, पार्ट सेकंड है, पार्ट थर्ड है आपके पास, और ये पार्ट फोर्थ है आपके पास, और ये पार्ट फिफ्थ है। क्लियर है। पार्ट फर्स्ट में हम किसकी स्पेसिफिकेशन मिलती है, आपके डेड लोड की स्पेसिफिकेशन मिलती है। पार्ट 2 में हम किसकी स्पेसिफिकेशंस मिलती है सर, आपके लाइव लोड की स्पेसिफिकेशंस मिलती है। लाइव लोड को आप एज ए इंपोज लोड भी बोल सकते हैं, IL से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। क्लियर है। बट अगर मैं पार्ट थर्ड में देखता हूं तो पार्ट थर्ड में किसकी स्पेसिफिकेशन मिलती है सर, विंड लोड यानी कि WL की स्पेसिफिकेशन मिलती है। पार्ट फोर्थ में हमें किसकी मिलती है सर, आपको स्नो लोड की स्पेसिफिकेशन मिलती है, SL लिख दिया। अगर मैं बात करता हूं आपके पास पार्ट फिफ्थ में, तो पार्ट फिफ्थ में क्या आता है, कुछ आपके पास स्पेशल टाइप के लोड आते हैं एंड कॉम्बिनेशन। तो आप लिख सकते हैं स्पेशल टाइप के, स्पेशल टाइप loads and its combinations। ठीक है, ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। पार्ट फर्स्ट आपका किसका है सर, पार्ट फर्स्ट है हमारा डेड लोड का। पार्ट सेकंड किसका है सर, लाइव लोड इंपोज लोड। पार्ट थर्ड किसका है सर, विंड लोड। पार्ट फोर्थ स्नो लोड। और पार्ट फिफ्थ किसका है सर, आपका कुछ स्पेशल टाइप के लोड है, जैसे आपका इन्वायरमेंटल लोड हो गया, आपका रेन लोड हो गया, वो सब किस में आते हैं, आपके स्पेशल लोड के अंदर आते हैं एंड इट्स कॉम्बिनेशंस। क्लियर है, ये तो हो गया हमारे पास। बट कुछ कोड यहाँ पे और भी दिए हैं, देखिएगा। अगर मैं बात करता हूँ IS 885, तो ये किसी भी प्रकार का कोड आपको अगर आप देखोगे तो कहीं पे इस तरह का कोड मेंशन नहीं है। बट अगर हम बात करते हैं आपके IS 675 की, तो ये कोड आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। हालांकि पूछा नहीं गया है बट आपको फिर भी पता होना चाहिए किसका है, स्पेसिफिकेशन ऑफ बंटिंग रोस्टेड। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं कि जो IS 675 है, यहाँ पे हमें क्या मिलती है, स्पेसिफिकेशंस मिलती है, स्पेसिफिकेशंस मिलती है किसकी, आपकी बंटिंग और रोस्टेड की। ठीक है, ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। अब यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे सर ये बंटिंग क्या होता है। बंटिंग क्या है, आपके पास एक पीस ऑफ टेक्सटाइल है जिसका यूज हम एज ए फेस्टिवल एंड सेलिब्रेशन, एज ए डेकोरेशन पर्पस के लिए करते हैं। क्लियर है, इंपॉर्टेंट नहीं है बट आपको ये चीज जानना है कि किसके लिए है, स्पेसिफिकेशन ऑफ बंटिंग एंड रोस्टेड का है। बट अगर हम बात करते हैं IS 1375, तो ये भी कोड आपके लिए काम का है। ठीक है, 1375 जिन्होंने टेक्सटाइल में इंजीनियरिंग की है वहां पे इस तरह के कोड पढ़ाए जाते हैं। क्लियर है। तो IS 1375 किसका कोड है, ये है आपके ब्लैक लीड पेंसिल का। तो ये है किसका सर, ब्लैक लीड पेंसिल का है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स भी आप क्या कर सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। क्लियर है। तो यहाँ पे 675 भी हो गया आपके पास, IS 1375 भी हो गया है आपके पास, और डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स के कोड भी आपको यहाँ पर मेंशन हो गए हैं। क्लियर है। इस कोड को तब यूज किया जाता है जिनकी डिग्री 2007 से पहले की हुई है। जिनकी डिग्री 2007 के बाद हुई यानी कि 2008 के बाद हुई है, उसने किस कोड की स्टडी की होगी सर, IS 800 2007 की स्टडी की गई होगी। क्लियर है। तो यहाँ पे जो SSC JEE 2010 में जो क्वेश्चंस पूछा गया है, तो इस समय तक आपका कौन सा कोड चल रहा था, आपका ये वाला कोड चल रहा था। क्लियर है। बट लोड का आपके पास सेम कोड रहा, IS 875 ही रहा है। क्लियर है। अब नेक्स्ट बात करते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चंस की। नेक्स्ट क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट है कि मिनिमम थिकनेस ऑफ मेन स्टील मेंबर नॉट एक्सपोज टू वेदर। कोई भी अगर हम बात करते हैं, कोई आपके पास कोई भी स्ट्रक्चरल स्टील एलिमेंट है, उसकी जो थिकनेस होती है वो डिपेंड करती है वहां की एक्सपोजर कंडीशंस पर।
क्लियर है कि वहां का एक्सपोजर कंडीशन है, तो वहां पे आपके पास जो स्टील मेंबर की जो मिनिमम थिकनेस होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, अगर वहां पे विदाउट एक्सपोज कंडीशन है तो कितनी होनी चाहिए, अगर विद एक्सपोजर कंडीशन है तो कितनी होनी चाहिए। ये क्वेश्चन हर बार आपके एग्जाम में फ्रेम किया जाता है। क्लियर है, तो इसको भी आप नोट डाउन कर सकते हैं कि इन स्ट्रक्चरल स्टील, तो मैं लिख सकता हूं इन स्ट्रक्चरल स्टील the minimum thickness of member क्या क्या होनी चाहिए, इसके दो क्राइटेरिया है, एक्सपोज टू वेदर है और नॉट एक्सपोज टू वेदर है। पहला लिख रहा हूं नॉट एक्सपोज टू वेदर, नॉट एक्सपोज टू वेदर, ठीक है, और दूसरा लिख देता हूं मैं एक्सपोज टू वेदर, एक्सपोज टू वेदर। एक्सपोज टू वेदर का मतलब ओपन टू एटमॉस्फेयर। क्लियर है, तो देखिएगा इसमें कितनी होनी चाहिए, एक्सपोज टू वेदर। अगर मैं कहूं नॉट एक्सपोज टू वेदर को मैं क्या लिख सकता हूं, एज ए नॉर्मल कंडीशन बोल सकते हैं हम, क्या बोल सकते हैं, एज ए नॉर्मल कंडीशंस बोल सकते हैं। क्लियर है, तो यहां पे क्या होनी चाहिए, शुड नॉट बी लेस देन, किससे कम नहीं होनी चाहिए, शुड नॉट बी लेस देन 6 mm, वो 6 mm से कम नहीं होनी चाहिए। अगर एक्सपोज टू वेदर है यानी कि ओपन टू एटमॉस्फेयर है तो शुड नॉट बी लेस देन 8 mm, तो आपके पास 8 mm से नॉट एक्सपोज टू वेदर, तो 8 mm से कम नहीं होना चाहिए। यहां बोला नॉट एक्सपोज टू वेदर, नॉट एक्सपोज टू वेदर मतलब नॉर्मल कंडीशन, तो 6 mm, तो यहां पे जो राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा सर, 6 mm हो जाएगा। क्लियर है, देखिएगा ये क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर ओपन टू एटमॉस्फेयर है तो ऑब्वियसली बात है आपकी जो प्लेट की जो थिकनेस होनी चाहिए वो ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए। क्लियर है, ये बात आपको ध्यान रखना है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और देखिएगा ये क्वेश्चंस हर एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, वो चाहे जेई लेवल का एग्जाम हो चाहे आपका ए लेवल का एग्जाम हो। क्लियर है, क्वेश्चंस क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू IS 800 1984 द परमिसिबल स्ट्रेस इन एक्सियल टेंशन इन स्टील Fy, यहाँ पर एज ए एक्सियल टेंशन और एज ए एक्सियल कंप्रेशन की अगर हम बात करते हैं तो उस केस में आपकी यील्ड स्ट्रेस बोलो या परमिसिबल स्ट्रेस, सॉरी यील्ड स्ट्रेस जो होती है वो कितनी ली जाती है आपके पास, वो 0.60 ली जाती है। कितनी ली जाती है, देखिएगा चाहे मैं किसकी बात करता हूं सर, एज ए एक्सियल टेंशन की बात कर लूं या एज ए मैं एक्सियल कंप्रेशन की बात कर लेता हूं, वहां पे जो आपकी परमिसिबल स्ट्रेसेस ली जाती है वो कितनी ली जाती है सर, वो ली जाती है आपके पास 0.60 Fy ली जाती है। क्लियर है, एक्सियल की जगह आपको कई बार वहां पे डायरेक्ट भी देखने को मिलेगा, डायरेक्ट टेंशन और डायरेक्ट कंप्रेशन, तो कितनी होती है आपके पास 0.60 Fy होती है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा 0.56 नहीं होगा सर, 7 भी नहीं होगा, 6 भी नहीं होगा, तो राइट आंसर क्या होगा आपके पास 0.6 Fy होगा। क्लियर है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो गया आपके पास वो क्या हो गया सर, मेरे पास डी इसका राइट आंसर हो गया। इसके लिए एक टेबल है जो आपको जानना काफी इंपॉर्टेंट है। देखिएगा इस टेबल से आपको क्या होगा, बहुत सारे आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। क्लियर है, सबसे पहले आपको ये चीज पता होना चाहिए कि परमिसिबल स्ट्रेसेस होती क्या है। देखिएगा मैं फिर से आपको यहाँ पे बता रहा हूँ ताकि आपका कंसेप्ट स्ट्रांग होए। देखिएगा हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, परमिसिबल स्ट्रेसेस की, परमिसिबल स्ट्रेस की बात कर रहे हैं अगर हम, तो परमिसिबल स्ट्रेस क्या होता है आपके पास, यील्ड स्ट्रेस अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है। इट इज द रेशियो ऑफ यील्ड स्ट्रेस टू फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो हम लिख सकते हैं यील्ड स्ट्रेस टू दी फैक्टर ऑफ सेफ्टी बोल सकते हैं। ठीक है, और जो ये परमिसिबल स्ट्रेसेस होता है अगर हम इसको ऐसे प्रैक्टिकली यूज कर रहे हैं तो इसी परमिसिबल स्ट्रेसेस को हम क्या बोल सकते हैं सर, आपका वर्किंग स्ट्रेस भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसी परमिसिबल स्ट्रेसेस को हम क्या बोल सकते हैं आपको, इट इज आल्सो नोन एज वर्किंग स्ट्रेस। वर्किंग स्ट्रेस का बोलेंगे जब हम इसको एज ए प्रैक्टिकली यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो इस कंडीशन से अगर मैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालना चाहूं, फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या हो जाएगा आपके पास, फैक्टर ऑफ सेफ्टी हो जाएगा यील्ड स्ट्रेस अपॉन वर्किंग स्ट्रेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर, यील्ड स्ट्रेस
अपॉन फैक्टर ऑफ यील्ड स्ट्रेस अपॉन वर्किंग स्ट्रेस हो जाएगा। वर्किंग स्ट्रेस कहो या परमिसिबल स्ट्रेस भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो वर्किंग स्ट्रेस होती है वो आपके पास डिफरेंट टाइप्स की हो सकती है, क्लियर है। जो यील्ड स्ट्रेस है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है आपका Fy से, क्लियर है। तो देखिएगा यील्ड स्ट्रेस को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है सर, आपका Fy से, और फैक्टर ऑफ सेफ्टी को काफी बार रिप्रेजेंट किया जा रहा है आपका M से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, क्लियर है। कंफ्यूज मत होना है कि सर M तो मॉडुलर रेशियो होता है, नहीं, आपके फैक्टर ऑफ सेफ्टी को M से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो यहां से अगर आपको यील्ड स्ट्रेस तो मालूम है, यील्ड स्ट्रेस किसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है Fy से, और परमिसिबल स्ट्रेस और वर्किंग स्ट्रेस भी अगर आपको पता है तो क्या आप फैक्टर ऑफ सेफ्टी बता सकते हैं, जी हां बता सकते हैं, क्लियर है। तो वही टेबल है जो आपको यहाँ पे थोड़ा सा समझना है। यहाँ पे आपका परमिसिबल स्ट्रेसेस फॉर डिफरेंट केसेस एज IS 800 2007 के मुताबिक यहाँ पर आपके पास एक टेबल है, आपने इस टेबल्स को बहुत अच्छे से लर्न करना है। देखिएगा कैसे, यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे आपके टाइप ऑफ स्ट्रेसेस की, उनकी नोटेशंस क्या रहती है, उनकी परमिसिबल स्ट्रेसेस क्या रहती है, और उनकी फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या रहता है। तो अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी की, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या हो जाता है सर आपके पास, ये हो जाता है सर यील्ड स्ट्रेस, जिसको मैं Fy बोलता हूँ, बाय आपका परमिसिबल स्ट्रेसेस, और परमिसिबल स्ट्रेस, ठीक है। तो देखिएगा अगर हम बात करते हैं सबसे पहले आपके एवरेज शेयर स्ट्रेस की, एवरेज शेयर स्ट्रेस को रिप्रेजेंट किया जाता है आपका टाउ AB से, जिसका अगर परमिसिबल स्ट्रेस देखते हैं तो कितना होता है सर, 0.40 Fy होता है, क्लियर है। तो अगर मैं उसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालना चाहूं तो क्या हो जाएगा फैक्टर ऑफ सेफ्टी, तो इसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी हो जाएगा सर यील्ड स्ट्रेस Fy है आपके पास, और परमिसिबल स्ट्रेसेस कितना है सर, 0.40 Fy है। Fy से Fy कैंसिल, तो आपके पास क्या बचा 1/0.40, तो कितना आ जाएगा यहाँ से आपके पास सर 2.5 आ जाएगा, क्लियर है। तो इसकी कितनी आई सर फैक्टर ऑफ सेफ्टी 2.5 आई। उसी तरह से अगर हम बात करते हैं मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस की, जिसको टाउ वी मैक्स बोला जाता है, टाउ वी मैक्स क्या रहती है परमिसिबल स्ट्रेस 0.45 Fy रहती है। तो अगर मैं इसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालूंगा तो वही यील्ड स्ट्रेस अपॉन परमिसिबल स्ट्रेस, तो यील्ड स्ट्रेस कितना है Fy है, और परमिसिबल स्ट्रेस कितना है 0.45 है। तो Fy से Fy कैंसिल है 1/0.45, तो कितना आ जाएगा आपके पास 2.22 आ जाएगा, क्लियर है। उसी तरह से हम बात करेंगे आपके एक्सियल और डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेसेस की, जिसको आप सिग्मा AT से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कितना होता है 0.60 Fy होता है, ऐसे आपका टेंसाइल भी और ऐसे आपका कंप्रेसिव भी। बट नोटेशन देखिएगा सिग्मा AC, तो कितना होगा आपके पास परमिसिबल स्ट्रेसेस 0.60 Fy होगा। अगर हम बात करते हैं तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी सेम रहेगा, जब आपके पास परमिसिबल स्ट्रेसेस सेम है तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी। तो इसको भी कैसे निकाला सर हमने, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगर आपसे देखते हैं तो Fy डिवाइडेड बाय परमिसिबल स्ट्रेसेस कितना है 0.60, तो 0.60 Fy, तो Fy से Fy कैंसिल, तो यहाँ से कितना आएगा आपके पास 1.66 आएगा, यानी कि 1.67 आ जाएगा, क्लियर है। उसी तरह से हम बात करेंगे आपकी बेंडिंग टेंसाइल स्ट्रेसेस की, और बेंडिंग टेंसाइल स्ट्रेसेस किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, सिग्मा BT से, ठीक है। तो कितना होता है सर 0.66 Fy होता है। तो जिस तरह से आपका क्या था डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस था और डायरेक्ट कंप्रेसिव था, उसी तरह से आपका बेंडिंग टेंसाइल भी होगा और बेंडिंग कंप्रेसिव भी होगा। तो दोनों केस में क्या रहेगा, ये सेम रहेगा, कितना सर 0.66 Fy और 0.66 Fy रहेगा। उसी तरह से हम इसका भी क्या निकालेंगे फैक्टर ऑफ सेफ्टी, तो इसका अगर मैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालेंगे तो यील्ड स्ट्रेस कितना है Fy है, परमिसिबल स्ट्रेस कितना है 0.66 Fy है, तो Fy से Fy कैंसिल, क्या बचा 1/0.66 बचा, तो कितना आएगा आपके पास, ये आ जाएगा 1.515 आएगा, ठीक है। यहाँ पे 1.3 नहीं होगा, वहां पे 1.515 होगा, क्लियर है। उसी तरह से हम बात करेंगे आपके बेरिंग स्ट्रेसेस की, तो बेरिंग स्ट्रेसेस सिग्मा B से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसकी परमिसिबल स्ट्रेसेस कितनी होती है 0.90 Fy होती है, सॉरी बेरिंग की कितनी होती है सर 0.75 Fy होती है। अगर मैं बात करता हूं इसके फैक्टर ऑफ सेफ्टी की, तो ये कैसे निकलेगा आपके पास, तो FOS इज इक्वल टू Fy डिवाइडेड बाय परमिसिबल स्ट्रेसेस 0.75 Fy, तो Fy से Fy कैंसिल, क्या बचा 1/0.75 बचा, तो यहाँ से कितना आएगा आपके पास 1.33 आएगा, तो यहाँ से जो आपका ये आएगा 1.33 आएगा, क्लियर है। उसी तरह से हम कंबाइंड बेंडिंग एंड बेरिंग स्ट्रेस की बात करते हैं, जिसको हम सिग्मा BB से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है।
तो ये कितना होता है सर, ये 0.90 Fy होता है। तो इसको भी ऐसे निकालेंगे सर, फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू यील्ड स्ट्रेस अपॉन परमिसिबल स्ट्रेस। तो परमिसिबल स्ट्रेस कितना है सर, 0.90 Fy है सर। Fy से Fy कैंसिल, 1/0.90 तो कितना आएगा आपके पास, ये आएगा 1.11। तो यहाँ पे गलती से लिखा गया है 1.67, ये कितना होगा 1.11 होगा। क्लियर है। उसी तरह से स्ट्रेस इन कॉलम बेस होना पता होना चाहिए, कितना होता है 120 मेगापास्कल, जबकि स्ट्रेस इन स्लैब बेस कितना होता है सर आपके पास 180 मेगापास्कल होता है। ये टेबल काफी इंपॉर्टेंट है, आपका एग्जाम ओरिएंटेड है, एक क्वेश्चन यहाँ से किसी ना किसी एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। क्लियर है। अब यहाँ पे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज द रेशियो ऑफ, अभी बताया मैंने फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है, यील्ड स्ट्रेस टू द वर्किंग स्ट्रेस होता है। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या देखा था, परमिसिबल स्ट्रेसेस, परमिसिबल स्ट्रेस। परमिसिबल स्ट्रेस क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ यील्ड स्ट्रेस टू द फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है। और यहाँ पे जो मेरा परमिसिबल स्ट्रेसेस होता है उसको मैं क्या बोल सकता हूं, इज आल्सो नोन एज वर्किंग स्ट्रेस बोलते हैं, वर्किंग स्ट्रेस बोलते हैं। ठीक है, तो यहां से अगर मैं निकालना चाहूं कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होगा, इट इज द रेशियो ऑफ यील्ड स्ट्रेस टू दी वर्किंग स्ट्रेस। आप परमिसिबल स्ट्रेस भी लिख सकते हैं, ठीक है, यील्ड स्ट्रेस टू दी वर्किंग स्ट्रेस। क्लियर है। तो यहाँ पे जो मेरा राइट आंसर हो गया वो आपके पास क्या हो गया सर, बी इसका राइट आंसर हो गया है। क्लियर है। एक और यहाँ से आपसे इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है, जिसको हम क्या बोल सकते हैं सर, आपका MOS बोल सकते हैं। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी होता है फेलियर लोड टू डिजाइन लोड, ये होता है फेलियर लोड टू डिजाइन लोड -1। अब जो फेलियर लोड टू डिजाइन लोड होता है ये क्या होता है आपके पास, फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी -1, दिस इज द मार्जिन ऑफ सेफ्टी। क्लियर है। तो ये पॉइंट्स भी आपको यहाँ पर थोड़े से ध्यान रखना है, हो सकता है आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। क्लियर है। तो ये भी आपका क्वेश्चन क्या हो गया होगा, यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। क्लियर है। अब बात कर लेते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या बोल रहा है, द लोड फैक्टर अप्लाइड टू विंड एंड सिस्मिक लोड इन द डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स। आपको क्या बताना है, यहाँ पर विंड और सिस्मिक लोड का आपको लोड फैक्टर बताना है। क्लियर है। तो वेरियस लोड कॉम्बिनेशंस होते हैं, कहां पे मिलते हैं आपके पास, IS 875 आपके पार्ट 5 के अंदर मिलते हैं। ठीक है। तो देखिएगा अगर मैं बात लिखूं एग्जाम पॉइंट की वेरियस लोड कॉम्बिनेशंस कहां पे मिलता है सर आपके पास, ये मिलता है IS 875 पार्ट 5 में मिलता है। कहां पे मिलता है सर, पार्ट 5 में मिलता है। तो अगर हम बात करते हैं सबसे पहले आपका बनता है डेड लोड प्लस लाइव लोड, तो इसका लोड फैक्टर कितना रहता है सर, 1.5 रहता है। ठीक है। उसी तरह से हम बात करते हैं आपके डेड लोड प्लस या तो विंड लोड होगा या फिर आपका अर्थक्वेक लोड होगा। हमेशा याद रखना विंड लोड और अर्थक्वेक लोड में से पहले एक ही पॉसिबिलिटी होगी, या तो आपका विंड लोड ही होगा या अर्थक्वेक लोड होगा, दोनों की पॉसिबिलिटी एक साथ नहीं बन सकती है। क्लियर है। तो इसका लोड फैक्टर भी कितना होगा सर आपके पास, 1.5 होगा। अगर हम तीनों का कॉम्बिनेशन देखें तो उसका होगा 1.2, यानी कि डेड लोड प्लस लाइव लोड प्लस या तो विंड लोड या फिर अर्थक्वेक लोड या हम सिस्मिक लोड भी बोल सकते हैं। क्लियर है। तो आज आपको पूछा है विंड एंड सिस्मिक, और विंड और सिस्मिक का कितना है सर आपके पास, 1.5 है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो गया आपके पास वो क्या हो गया सर, सी इसका राइट ऑप्शन हो गया है। क्लियर है। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आज का लास्ट क्वेश्चन है भाई, नहीं इसके बाद और है आज का ये क्वेश्चन, इसके बाद एक और क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोला है कि परमिसिबल स्ट्रेसेस में आल्सो नोन एज, तो अभी मैंने बताया कि जो परमिसिबल स्ट्रेसेस होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ऐसे वर्किंग स्ट्रेस भी बोलते हैं। कब, जब हम इसका यूज एज ए प्रैक्टिकली कर रहे हैं,
एज ए प्रैक्टिकल कर रहे हैं। तो ये तो आपका क्वेश्चन इजी हो गया है। तो देखिएगा, परमिसिबल स्ट्रेसेस में आल्सो बी नोन एज अल्टीमेट स्ट्रेस नहीं सर, लिमिट स्ट्रेस नहीं सर, यील्ड स्ट्रेस नहीं सर, उसको क्या बोलेंगे हम, वर्किंग स्ट्रेस बोलेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, एज पर IS 800 द फैक्टर ऑफ सेफ्टी एडॉप्टेड विद द रिस्पेक्ट टू यील्ड स्ट्रेस, यील्ड स्ट्रेस ऑफ स्टील। अगर हम बात करते हैं यील्ड स्ट्रेस ऑफ स्टील की, फैक्टर ऑफ सेफ्टी की, तो कितना था आपके पास, 1.67 था। देखिएगा यहाँ पर मैंने आपको इनिशियल में बताया था एक टेबल कि एक्सियल डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस या एक्सियल डायरेक्ट कंप्रेशन स्ट्रेस, इसको हम एज ए यील्ड स्ट्रेस भी बोल सकते हैं, यील्ड स्ट्रेस ऑफ स्टील बोल सकते हैं। तो कितना था आपके पास सर, उसकी परमिसिबल स्ट्रेस थी 0.60 FI थी, जिसकी फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितनी आई थी सर हमारे पास, 1.67 आई थी। तो यील्ड स्ट्रेस ऑफ स्टील पूछा उसने, तो उसकी फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितनी आएगी सर हमारे पास, उसकी आएगी सर आपके पास 1.67 आएगी। क्लियर है? तो ये मेरा पार्ट फर्स्ट था। पार्ट फर्स्ट में हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं, सारे के सारे क्वेश्चन हमने काफी डिटेल वाइज कवर किए हैं। बेटर होगा अगर आप क्वेश्चन के साथ साथ अगर नोट्स नहीं बना पा रहे हैं, तो मैं इसकी पीडीएफ आपका टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे दे दूंगा। जैसे ही आप टेलीग्राम के लिंक को ओपन करोगे तो वहां पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। क्लियर है? अगर आप इसी वे में अपनी स्टडी करते हैं तो मुझे नहीं लगता यार कि आपका कोई भी क्वेश्चन आपका गलत हो सकता है। क्वेश्चन के माध्यम से भी आप अपने एग्जाम को टारगेट कर सकते हैं। ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए काफी हेल्पफुल है जिन्होंने अभी तक थ्योरी पार्ट्स भी नहीं पढ़ा है, वो भी यहाँ पर क्वेश्चन डायरेक्ट लगा सकते हैं। क्लियर है?